नमस्कार। कानून की बात प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। हमारे देश का संविधान हमारे देश के सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की गारंटी देता है। हमारे देश के संविधान में अनुच्छेद 39A में समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान भी किया गया है और खासकर कमजोर वर्ग के लोगों के लिए विशेष कानूनी प्रावधान भी दिए गए हैं। और हमारी इसी सोच पर आधारित है भारत की न्याय प्रणाली। हमारे संविधान निर्माता B.R. अम्बेडकर साहब ने कहा था कि कानून का उद्देश्य है समाज में समानता और न्याय स्थापित करना, और इसी सोच के लिए न्याय सबके लिए सिद्धांत पर एक नया कॉन्सेप्ट भारत में लाया गया। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ साथ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। और इसके पीछे की भूमिका ये है कि भारत में इस प्राधिकरण को बनाने के लिए एक अधिनियम लागू किया गया जिसे विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम भी कहा जाता है, जो 1987 में हमारे देश में लाया गया, 1995 में देश में लागू किया गया और उसके बाद से सभी राज्यों में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों की स्थापना की गई। आज के इस विशेष प्रोग्राम में हम बात करेंगे राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण किस तरह से संचालित होता है, किस तरह की योजनाएं हैं और खासकर न्याय प्रणाली में क्या भूमिका है, आम लोग किस तरह से निःशुल्क कानूनी सहायता ले सकते हैं, किस तरह की कानूनी गतिविधियां होती हैं जिनकी जानकारी आम लोगों को होनी चाहिए। और इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं श्री हरिओम शर्मा अत्री, आप डिस्ट्रिक्ट जज एंड मेंबर सेक्रेटरी राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हम दर्शकों को डॉक्टर शर्मा के बारे में हम बताना चाहेंगे कि शर्मा जी ने न सिर्फ 15 साल तक अपने जो विधिक अधिकारी के तौर पर सेवाएं दी हैं, बल्कि आप बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में आप बतौर जज भी सेवाएं दे चुके हैं। आप हायर कोर्ट जुडिशियल सर्विसेज में आप एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के तौर पर 2013 में सबसे पहले आप आए थे और उसके बाद आप बतौर जज CBI कोर्ट जयपुर में, लेबर कोर्ट में भी आपने सेवाएं दी हैं, कमर्शियल कोर्ट में भी आप बतौर डिस्ट्रिक्ट जज रह चुके हैं, आप डायरेक्टर रह चुके हैं राजस्थान न्यायिक अकादमी में भी, और आप हनुमानगढ़ जिले में भी आपने बतौर जज सेवाएं दी हैं और लगभग 27-28 सालों का आपको न्यायिक अधिकारी के तौर पर सेवाएं देने का अनुभव है। शर्मा जी, सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि एक कॉन्सेप्ट है राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जिस पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन आम लोग इस कॉन्सेप्ट को कैसे समझें कि भारत में विधिक सेवा प्राधिकरण की क्यों आवश्यकता पड़ी और किस तरीके से ये काम कर रहा है? बहुत अच्छा प्रश्न है मैम। एक्चुअली विधिक सेवा प्राधिकरण की उत्पत्ति और उद्भव के पीछे एक लंबी कहानी है, और अगर हम पश्चिमी देशों की तरफ जाएं तो करीब 1750 बिफोर क्राइस्ट इस विचार का उद्भव हो चुका था, और एक हमूरबी कोड के नाम से उस समय इजिप्टियन कोड आया। उसमें उन्होंने कहा गया कि समाज के सशक्त वर्ग जो हैं उनके द्वारा असशक्त वर्ग का शोषण रोका जा सके। उसके कंसेप्चुअली आगे धीरे धीरे चलते चलते जब हमारा देश आज़ाद हुआ और अल्टीमेटली जब ये पाया गया कि भी देश में सजा याफ्ता लोग जो कि जेल में कैद के रूप में हैं, कैदी के रूप में हैं, या ऐसे व्यक्ति जो कि विधिक प्रतिनिधित्व के अभाव में न्यायालय में पैरवी करने से वंचित रह जाते हैं, तो उनको किस तरह एक सस्ता सुगम न्याय प्रदान किया जा सके। तो ऑनरेबल जस्टिस PN भगवती साहब और जस्टिस VR कृष्ण अय्यर साहब की कमेटी ने 1976 के अंदर रिकमेंडेशंस की थी। उन रिकमेंडेशंस को आगे चलते चलते 1987 एक्ट के रूप में परिभाषित और पार्लियामेंट द्वारा पारित किया गया, और तत्पश्चात एक क्रमोत्तर वृद्धि पर है। जी जी। और भारत में एक ऐसी व्यवस्था स्थापित हुई जिसको कि हम सब देख रहे हैं, न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर और जिला स्तर पर भी विधिक सेवा प्राधिकरण अभी संचालित है। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम हमारे देश में 9 नवंबर 1995 को लागू हुआ, जबकि ये पारित हो गया था संसद द्वारा 1987 में, और देश में राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गई और साथ साथ जिला स्तर पर भी विधिक सेवा प्राधिकरणों की स्थापना की गई ताकि ग्रास रूट लेवल तक के व्यक्ति को न्याय मुहैया कराया जा सके। और एक और सबसे बड़ी बात इसमें है कि हमारे राजस्थान की अगर हम बात करें विधिक सेवा प्राधिकरण की, तो ये 1995 में इस कानून के तहत नियम बनाए गए थे और 1988 से राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अस्तित्व में आया। सर, एक और चीज़ जानना चाहेंगे, विधिक सेवा प्राधिकरण का तो बहुत व्यापक कार्यक्षेत्र है, प्रदेश स्तर पे इसका कार्यक्षेत्र है। अगर हम इसकी कुछ योजनाओं का जिक्र करना चाहें तो कौन कौन सी प्रमुख योजनाएं आप देखते हैं जो खास तौर पर अभी वर्तमान में चल रही हैं? वर्तमान में मैम हम बात करें तो 2024 और 25 के अंदर हमने पिछला जो हमारा कार्यादेश था या जो नालसा की योजनाएं थी उनके क्रियान्वयन के अतिरिक्त विशेष रूप से राजस्थान के अंदर हमने सृजन की सुरक्षा नाम से एक स्कीम लॉन्च की,
जिसमें हमने प्रत्येक पंचायत स्तर का चयन किया। पंचायत पर हमने वन एवं बालिका एक इको फेमिनिज्म के कंसेप्ट को डेवलप किया है, जिसके अंदर प्रत्येक गांव की इस पर्टिकुलर पंचायत के अंदर अगर किसी भी बच्ची का जन्म होता है तो उस परिवार को हम चिन्हित करते हैं, उनके द्वारा 11 पेड़ वहाँ पर पंचायत भूमि पर लगवाए जाते हैं और हम उन्हें एक सहायता कार्ड भी उपलब्ध कराते हैं ताकि वो हमारे साथ समन्वय स्थापित करें बच्ची की एजुकेशन के लिए, बच्ची के हॉस्पिटलाइजेशन या उसको वैक्सीनेशन की कोई आवश्यकता है या उसके किसी और अधिकार से उसको वंचित ना होना पड़े। इसके अतिरिक्त भी अन्य बहुत सी योजनाएं हमने, जैसे दिव्यांगजन के लिए खेल योजना लागू की और हमने पूरे वर्ष 2024 में राज्य स्तर के ऊपर खेलों का आयोजन करवाया और हमने बच्चों को पुरस्कृत किया। और विकलांगों की सहायता के लिए हमारे पास एक कॉस्ट फंड होता है जो कि न्यायालय कई बार किसी प्रकरणों में पैरवी अगर नहीं की जा रही है तो उन पर कॉस्ट अधिरोपित करती हैं। तो कॉस्ट फंड जो हमारे पास जमा होता है उससे हमने ये प्रावधान किया है कि इस कॉस्ट फंड को ऐसे बच्चों के लिए जो है इस्तेमाल किया जाए। तो हमने 100 बच्चों को पूरे प्रदेश भर में चयनित किया। हम उनको 2500 रुपये प्रति माह देते हैं ताकि वो स्पोर्ट्स में, एजुकेशन में जो भी उनकी क्षमता है उस हिसाब से डेवलपमेंट उनका हो सके। डेवलपमेंट हो सके। मैं जिस योजना की आपने बात की, रालसा वन बालिका एक वर्ष भी आपके द्वारा चलाया जा रहा है 2025 में। इस योजना के तहत आम लोग किस तरह से जुड़ सकते हैं? क्योंकि आज भी हम देखते हैं भारत में कन्या भ्रूण हत्या के मामले हम देख रहे हैं या एट्रोसिटीज हम देख रहे हैं, वो भी हो रही है। तो आम जन इस योजना से कैसे जुड़ सकता है? ये योजना वास्तव में आम जन से जुड़ने के लिए ही शुरू की गई। हमारे पास जो आइसोलेशन में जो हमारे पास कुछ कंसेप्ट थे कि आप पेड़ लगाएं और एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करें, हमने कहा नहीं, इससे अलग जाकर हम कोशिश करते हैं कि सामान्य जन से कैसे जुड़ें। तो पंचायत के चयन स्तर से हो गया कि पूरे प्रदेश भर में जब उस समय 36 जिले थे तो 36 ही हमने पंचायतों का चयन किया। पंचायतों के सरपंच को, वहाँ की एजुकेशन डिपार्टमेंट को, वहाँ के मेडिकल डिपार्टमेंट को और वहाँ पे वन विभाग को जोड़ा। हमारे PLB पैरालीगल वॉलंटियर्स जो हैं वो उस गांव में जाते हैं जहां बच्ची का जन्म हुआ है, उस परिवार की पूरी जानकारी एकत्रित करके DLSA ऑफिस में देते हैं। हम उनसे संपर्क करके उनसे पेड़ों को लगवाते हैं, वहाँ पर बच्चे का वैक्सीनेशन करवाते हैं, उसकी एजुकेशंस के लिए जो है इंश्योर करते हैं अपने सिस्टम के अंदर। और हम उस परिवार से जुड़ते हैं क्योंकि एक परिवार, एक बच्ची का जन्म जरूर हुआ है लेकिन उस परिवार में 5, 7, 8 व्यक्ति हैं। तो अगर उसको सहायता मिलती है, उसकी कोई गवर्नमेंट की किसी स्कीम से वो लाभान्वित होने से वंचित रह गया, किसी बच्चे के अधिकार का कोई हनन हो गया पड़ोस में, तो वो फिर हमें कनेक्ट करता है कि जी आप इस कार्यालय विशेष में जाएं, यहाँ पर आपको मुफ्त कानूनी उपचार उपलब्ध होगा। तो ये ग्रास रूट लेवल पे हमारी जुड़ने की कोशिश है। बहुत बहुत बड़ी योजना है। हम दर्शकों के लिए इस योजना की थोड़ी सी ज़रूरी जानकारियां हम शेयर कर देते हैं। देखिए, रालसा जो राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है, ये पूरे वर्ष को इन्होंने नाम दिया है वन एवं बालिका वर्ष। और इसकी थीम जो कि जैसा कि शर्मा जी बता रहे हैं, प्रकृति और मातृशक्ति को एक जो इसमें संबंध है उसको अंतर्निहित इसमें माना गया है और इसीलिए इस योजना का नाम भी है सृजन की सुरक्षा। और इसमें जो आम जन है वो ये कर सकते हैं, जैसा कि इस योजना में एक अहम काम है कि जब भी बच्ची का जन्म हो तो पेड़ भी लगाया जाए और उसको पूरा उसकी देखरेख भी की जाए ताकि प्रकृति और जो बालिका के बीच जो संबंध है उसको मद्देनजर रखते हुए बालिकाओं के साथ किसी तरह की एट्रोसिटी ना हो और समाज में एक सुरक्षित वातावरण बने। क्योंकि आज भी हम देखते हैं हमारे समाज में कन्या भ्रूण हत्या जैसी जो गंभीर अपराध है वो भी हम देखते हैं और इसके अलावा पॉक्सो के मामले भी समाज में देखने में आते हैं जो कि बच्चियों के साथ और छोटे बच्चों के साथ इस तरह की घटनाएं होती हैं। सर, इस तरह की योजनाएं जो है वो बहुत अहम योजनाएं हैं समाज में बदलाव लाने के लिए। एक सबसे अहम काम जो हम देखते हैं कि इतनी लंबी पेंडिंग हमारे भारत में अगर करें तो 8 करोड़ से ज़्यादा केसेस पेंडिंग है हमारे भारत में और उसमें एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है मीडिएशन सेंटर। तो एक मीडिएशन एक्ट भी भारत में लाया गया 2023 में। किस तरीके से मीडिएशन सेंटर ये जो लंबित प्रकरण हैं उनको कम करने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं और रालसा इसमें कैसे योगदान देता है? मैम, 1976 के अंदर जस्टिस VR कृष्ण अय्यर और भगवती साहब की कमेटी ने ये प्रस्तावित किया कि पंचायती स्तर पर न्याय किस तरह उपलब्ध कराया जाए, लोग स्वयं का समाधान किस तरह ढूंढें। तो ये विचार तब से शुरू हुआ था। 87 के एक्ट के अंदर जो है ये पुनः परिभाषित किया गया और जब मध्यस्थता अधिनियम आया हमारा 2023, ये नवीन एक पहल है। तो प्री इंस्टीट्यूशन मीडिएशन का एक कंसेप्ट है, आप न्यायालय में जाने से पहले मध्यस्थता केंद्र में आएँ, वहाँ पर वरिष्ठ अधिवक्तागण या मध्यस्थ की नियुक्ति रालसा द्वारा या संबंधित SLSAs द्वारा की जाती है।
हमारे प्रदेश भर में आपको बड़ा आश्चर्य होगा जानकर 182 मीडिएशन सेंटर्स हैं। बहुत बड़ी बात है। और दोनों उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ पर और जयपुर पीठ के अंदर दोनों जगह मीडिएशन सेंटर हैं, और हम सभी 36 जिले स्तर के ऊपर भी मीडिएशन सेंटर संचालित कर रहे हैं। इनमें तमाम विकल्प हमने जो है इसके अंदर लिए हैं। कोई डॉक्टर है, कोई सीए है, कोई वरिष्ठ नौकरशाह जो रिटायर हुए हैं और वो इसमें योगदान देना चाहते हैं, जो एक्सपीरियंस्ड हैं जी। तो जो सामाजिक बेसिकली हमारे देश के आर्थिक ताने बाने को समझते हैं, सामाजिक ताने बाने को समझते हैं, तो वो व्यक्ति आएँ। इसका सबसे अच्छा पार्ट मैम ये है कि फ़ाइल जो है वो कोर्ट से नहीं जाती है, क्योंकि फ़ाइल के अंदर दस्तावेजात के अंदर आप तमाम तरह के जज्बातों को लिख देते हैं जो कि वास्तविकता से परे हैं। तो मध्यस्थ के पास दोनों पक्षकार जाते हैं और मध्यस्थ को अपनी अपनी पीड़ा शेयर करते हैं। मध्यस्थ उसमें दोनों को सुनकर और जॉइंट सेशन के अंदर या सिंगल सेशंस के अंदर ये कोशिश करता है कि वो अपना स्वयं समाधान किस तरह चाहते हैं। तो मध्यस्थता जो एक कंसेप्ट है वो ये है कि लिटिगेंट या जो जिनके बीच में विवाद है वो अपना समाधान उसके सामने रखें और कोई ऐसा सार्वभौमिक कोई इस तरह रास्ता निकले जिससे दोनों पक्ष सहमत हों। तो व्यक्ति जो है पेंडिंग लिटिगेशन, जिसमें आपने भी जिक्र किया कि 8 करोड़ केसेस पेंडिंग है, हमारे यहाँ हाईकोर्ट में भी 10-15 वर्ष पुराने प्रकरण हो सकते हैं। तो इसको चूँकि व्यक्ति की एक पीड़ा आती है कि मैं न्याय के लिए आया और 10-15 वर्ष लग रहे हैं, तो इसको तुरंत कैसे रिजॉल्व किया जाए। देर से न्याय मिलना वैसे भी न्याय नहीं माना जाता है। न्याय नहीं माना, ऐसे सिद्धांत भी हैं जी। तो उससे चूंकि ADR अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है ना जी, उसका ये एक अंग है मध्यस्थता। और मध्यस्थता चूंकि हमने प्रोफेशनल तरीके से शुरू की है, व्यावसायिक तरीके से शुरू की है, तो जो मध्यस्थ हैं उनको भी हम प्रति केस, सरकार ने अभी अनुशंसा की है 10 दिन पहले कि 7,000 रुपये मानदेय तय किया है अगर आप प्रति केस। इसमें कितनी सिटिंग्स होंगी या कितना टाइम लगेगा वो डिपेंड करता है केस पर? डिपेंड मैम नहीं करता है। एक्चुअली व्यक्ति 3 से 4 सिटिंग के अंदर एग्री हो जाता है कि जी मेरे विवाद का ये एक सोल्यूशन संभव है जी। इससे भी आगे जो आपने भी 2023 के एक्ट का जिक्र किया, 2023 एक्ट इससे आगे की व्यवस्था को परसीव कर रहा है, उसको देख रहा है कि न्यायालय में जाना ही ना पड़े। अभी तक की मध्यस्थता जो है लंबित केसेस के संबंध में है। वो कहते हैं जैसे वाणिज्यिक न्यायालय के अंदर सेक्शन 12A को अनिवार्य रूप से लागू किया गया। उन्होंने कहा कि आप पहले न्यायालय नहीं आए, पहले मध्यस्थता केंद्र जाएं। बिल्कुल। और ये संस्थागत मध्यस्थता की बात भी यहाँ मध्यस्थता है जी, बिल्कुल। तो वहाँ पे हम अपनी बेस्ट एडवाइस उनको प्रोड्यूस करते हैं, देते हैं कि जी आप देखिए इस तरह आपका समाधान संभव है। आप कोर्ट फीस खर्च करेंगे, आप अधिवक्ता महोदय की फीस देंगे, आप एक लंबी न्यायिक प्रक्रिया से गुजरेंगे जिसमें संभाव्य है कि अगले 5-10 वर्ष आपके लग जाएं। तो ये ऐसा एक मंच है जिस पर आप आगामी महीने 2 महीने के अंदर अपना विवाद निपटा सकते हैं। बिल्कुल। एक बात इसी से जुड़ी हुई मेरे जहन में आती है, मैं डेटा भी बताऊंगी मीडिएशन के हमारे दर्शकों को। एक चीज़ ये देखते हैं कि हमारे देश में जो हस्बैंड वाइफ के जो मैटर है वायलेंस के, उसमें क्रूएलिटी बाय हस्बैंड के डेटा जो कि NCRB के हैं वो मैक्सिमम है। और इस तरह के विवाद ऐसे होते हैं जिनको सुलझना बहुत लंबा समय लग जाता है और सुलझने में देरी होती है। दूसरा, जब विवाद मध्यस्थता केंद्र पर पहुंचता है तो क्या कॉन्फिडेंशियलिटी की गारंटी होती है कि जो मध्यस्थता है वो कॉन्फिडेंशियल रहेगी? मध्यस्थता का ये बड़ा अनिवार्य अंग है मैडम जी, कि वहाँ पर पक्षकार ने मध्यस्थ महोदय को जो कहा या आपस में जो कहा, उसका कोई भी पक्षकार न्यायालय में किसी तरह का फ़ायदा नहीं उठा सकता। वो उसको अवसर ही उपलब्ध नहीं कराते हैं। इसी तरह मध्यस्थ द्वारा किसी भी तरह के रिकॉर्ड का संधारण नहीं किया जाता है कि भाई एक पक्षकार ने इलेक्ट्रॉनिक या लिखित के भाई किसी पक्षकार ने क्या कहा। अगर मध्यस्थता दोनों विचार विमर्श उपरांत किसी निर्णय पे पहुंचती है, किसी नतीजे पे पहुंचती है, तो मध्यस्थ उनका जो समाधान है तभी वो लिख के निष्पादित दोनों पक्षकार के हस्ताक्षर करके कोर्ट को भेजते हैं। तो ये पूर्णतः कॉन्फिडेंशियल है, कहीं भी इसका बाहर जाने ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, कहीं भी हम अगर अपने विवाद का निपटारा करना चाहते हैं और वहाँ पर ये हमें पता लग जाए कि ये पूरी तरह से प्रक्रिया पूरी जो कॉन्फिडेंशियल है, गोपनीय रखी जाएगी इसकी जानकारी, तो निश्चित रूप से जो भी बात वहाँ रखने वाला व्यक्ति है उसको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होगी। मीडिएशन सेंटर पर बात हो रही है तो क्यों ना राजस्थान में जो मीडिएशन सेंटर्स हैं उनके डेटा हमारे दर्शकों को बता दें। 2025 जून तक का डेटा है जो कि आप ही की रालसा की वेबसाइट से हमने लिया है, और 3,226 केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं जून 2025 तक, और इनमें से 259 केसेस जो है वो सेटल हो गए हैं। 2024 में 6,501 केसेस मीडिएशन सेंटर में आए और उनमें से 530
केसेस जो है वो सेटल हुए हैं। सर एक और चीज़, जैसे इसमें मैं आंकड़े देख रही हूँ, सारे आंकड़ों में सबसे ज़्यादा 2021 में मीडिएशन सेंटर में मामले आए 8,976। इट मीन्स कोविड में क्या मध्यस्थता को ज़्यादा प्राथमिकता दी गई? कोविड के अंदर एक विशेष परिस्थितियां थी मैम। कोविड के अंदर हमने ऑनलाइन मीडिएशन प्लेटफॉर्म को इंट्रोड्यूस किया था। तो वो व्यक्ति जो कि कोर्ट में नहीं आ पा रहे थे या जिनको अधिवक्ता द्वारा ये बताया गया कि समय आने पर आपको सूचित कर दिया जाएगा, प्रकरण जब भी देखा जाएगा, उन प्रकरणों में चूंकि न्यायालय के पास पर्याप्त समय था और अधिवक्ता या पक्षकारान रेगुलर केसेस के अंदर नहीं आ रहे थे, तो जितने भी पुराने प्रकरण थे उनको अगर इनवाइट किया गया तो वो स्वतः आए और उन्होंने अपना विवाद का समाधान मध्यस्थता के माध्यम से किया। मैं यहाँ पर आपसे एक विशेष तथ्य भी साझा करना चाहूँगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी और MCPC मध्यस्थता की मॉनिटरिंग कमेटी है हमारी, ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत साहब उसके चेयरमैन हैं। उन्होंने 1 जुलाई से और 30 सितंबर के लिए 90 दिन का मध्यस्थता प्रोग्राम पूरे पैन इंडिया लॉन्च किया है। तो उसमें रालसा ने जुलाई के माह के अंदर हमारा फर्स्ट मंथ रेफरल का था, तकरीबन 25,000 केसेस को मीडिएशन सेंटर्स को रेफ़र किया है। बहुत बड़ी बात है। और आज की अगर हम फिलहाल बात करें साइमल्टेनियसली मीडिएशंस के अंदर भी, तो हमने तकरीबन 1000 से ऊपर केसों को बहुत है मध्यस्थता के माध्यम से निस्तारित किया है। ये बहुत ही जिसे हम देख रहे हैं कि हमारे भारत की जो न्याय प्रणाली है उसकी बड़ी चुनौती है पेंडेंसी ऑफ केसेस, और उनको निपटारे में मध्यस्थता केंद्र बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है लोक अदालतें। लोक अदालतें भी बड़ा रोल अदा कर सकती हैं पेंडेंसी ऑफ केसेस जो है उनको ख़त्म करने में। लोक अदालतों की ये जो व्यवस्था है ये कैसे संचालित होती है और आम आदमी इससे कैसे लाभान्वित हो सकता है? लोक अदालत 1987 का जो हमारा अधिनियम है उसके अंदर एक प्रस्तावित स्टैट्यूटरी प्रोविज़न है। हम विगत वर्षों से नालसा द्वारा जो कैलेंडर दिया जाता है, वर्ष में 4 नेशनल लोक अदालत आयोजित करते हैं, हर क्वार्टर में एक, जिन्हें मेगा अदालतें मेगा नेशनल लोक अदालत कहते हैं। लेकिन उसके अंदर क्या है जी, रेफरल और चिन्हीकरण की प्रक्रिया है। चूँकि 1 दिन की नेशनल लोक अदालत है तो डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं आ पा रहे थे। अभी हमारे नए एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑनरेबल संजीव प्रकाश शर्मा साहब ने निर्देश दिया है कि क्यों ना हम एक पखवाड़े के लिए या प्रतिदिन की लोक अदालत की एक वैकल्पिक व्यवस्था भी अस्तित्व में लाएं। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर शेयर करूं कि हमारे पास तकरीबन 20,000 से अधिक ऐसे प्रकरण हैं जो जिनको फर्स्ट अपील कहते हैं, जो मोटर अधिनियम एक्सीडेंट जो केसेस हैं उसके मुआवजे के हैं। तो उसमें सिर्फ और सिर्फ मुआवजे की राशि को लेकर विवाद है। तो हमें निर्देश प्राप्त हुए हैं कि इनके लिए विशेष जो है लोक अदालतें रखी जाएं और पक्षकारों को बताया जाए कि जी ये इन निर्णयों के प्रकाश में आपका ये अधिकार बनता है और जिसको जितनी त्वरित न्याय हम दे सकते हैं वो हम प्रदान करेंगे। जी, ये बहुत ही बड़ी बात। आम आदमी इसमें जुड़ना चाहे तो वो कैसे जुड़ सकता है? क्या न्यायालय जो लंबित प्रकरण है वो इसमें लोक अदालतों में रेफर करते हैं या व्यक्ति खुद भी अपनी इच्छा जाहिर कर सकते हैं? व्यक्ति खुद भी अपनी इच्छा जाहिर कर सकता है, वो अपने अधिवक्ता के माध्यम से, या नालसा की हेल्पलाइन है मैम 15-15100, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। पोर्टल के ऊपर दे सकते हैं कि मेरा प्रकरण लोक अदालत के लिए रेफ़र किया जाए और हमारे रजिस्ट्रार जुडिशियल साहब उसको लिस्ट करके और लोक अदालत के लिए रेफ़र कर देते हैं। जी, हम कुछ डेटा हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे लोक अदालतों से जुड़ा हुआ। देखिए, लोक अदालतें एक जरिया है आपके विवाद को न्यायालय से परे आपस में बातचीत करके सुलझा लेने का। और जो न्यायालय की जो हम स्थिति देख रहे हैं कि पेंडेंसी इतनी ज़्यादा है, तो लोक अदालतों में आप भी जागरूक बने और अपना अगर कोई प्रकरण है या आपके परिचित का कोई प्रकरण है तो उन्हें ज़रूर प्रेरित करें कि वो लोक अदालत के माध्यम से अपने मामले को सुलझाए। हम अगर 10 मई 2025 तक का ये आंकड़ा है जो कि राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण का ही आंकड़ा है, इसमें 52,17,836 केसेस लिए गए। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है जो कि लोक अदालतों में इस तरह से लिया गया। और ये जो जिस अमाउंट की आप बात कर रहे थे कि किस तरह से इसमें पैसे का जो समझौता होता है वो एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, क्योंकि कई बार विवाद इसी के कारण कई बार लंबित रह जाते हैं। और ये है 684 करोड़ 76 लाख रुपए के समझौते लोक अदालत में हुए। तो ये एक बड़ी सफलता हम कह सकते हैं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की, कि बड़े स्तर पर मामले जो है वो इस पे निपटाए जा रहे हैं और बड़ी भूमिका इसको इसमें एक कंसेप्ट में प्री लिटिगेशन का भी है। हम इनवाइट करते हैं, बैंकिंग सेक्टर हो गया या और सेक्टर्स हो गए जिनके मुकदमे अभी न्यायालयों में आए नहीं हैं, कि आप प्री लिटिगेशन मैटर्स में आप हमारे पास आएँ, प्रकरण हम आपका दर्ज करेंगे, संबंधित संस्थान को बुलाएंगे, उनसे विचार विमर्श कर उसका समाधान उपलब्ध कराएंगे, ताकि आपको
न्यायालयगत प्रक्रिया से गुजरना ना पड़े। जी जी, ये बहुत अहम बात है। और अब एक थोड़ा सा संवेदनशील मैटर है जिस पर मैं जानना चाहूँगी कि हमारे यहाँ चाइल्ड फ्रेंडली लीगल सिस्टम किस तरीके से, जो कि बच्चों के मामले बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं, पॉक्सो एक्ट लागू है हमारे यहाँ, तो किस तरह से लीगल सिस्टम चाइल्ड फ्रेंडली बन रहा है, इसमें रालसा क्या योगदान दे रहा है? मैम, इसके एक विभिन्न अवयव हैं जी। माननीय उच्च न्यायालय में जुवेनाइल जस्टिस कमेटी है, ऑनरेबल जजेस जो हैं उसके मेंबर हैं कमेटी के, और हमें निरंतर निर्देश प्राप्त होते रहते हैं। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के अंतर्गत ही जुवेनाइल आपके जो कोर्ट्स हैं, जुवेनाइल कोर्ट्स के अंदर हम अधिकार मित्र उपलब्ध कराते हैं। वो ऐसे अधिवक्ताओं का चयन होता है जो कि बच्चों के अपराधों के विषय में जानकारी रखते हैं, उनसे फ्रेंडली मित्रवत व्यवहार करके उनको विधिक सहायता उपलब्ध कराते हैं। इसके अतिरिक्त हमने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के अंदर एक स्पेशल सेल भी बनाया हुआ है, यूनिट भी क्रिएट की हुई है। यूनिट जो है बच्चों की मॉनिटरिंग करती है जी। प्रदेश भर में जितने भी संप्रेषण गृह हैं उसकी हमारे DLSA अथॉरिटीज़ के अधिकारीगण हैं जी, वो उनको जाके पीरियोडिकली निरीक्षण करते हैं कि क्या बच्चों के पास वे सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं जी, उनको वहाँ पर बंदी करके रखा है, या उनको क्या हम वो फैसिलिटीज़ दे पा रहे हैं कि उनके बच्चों के मन में भाव ना आए कि हम कैद में हैं। बेसिकली एक रिफॉर्मेटिव एक्सरसाइज है हमारी। और उन ऐसे बच्चों को हम लॉ, कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ भी एक उनके लिए शब्द यूज किया जाता है। ये बड़ा विशेष शब्द है मैडम। हम कभी भी बाल अपचारी को अपचारी नहीं कह रहे हैं, अपराधी नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हाँ, कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। एक न्याय की प्रक्रिया के विरुद्ध एक बालक है, क्योंकि एक किशोर है ना जी, किशोर व्यवस्था में उसको ये अभी अनुभव नहीं है कि वो क्या कर गया जी जी बिल्कुल। तो उस तरह से हमारा एक उद्देश्य है कि उस व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा में ही रखा जाए, उसको अपराधी या अपचारी की श्रेणी बना रखा लाया जाए। सर, अब मैं सबसे बड़ी बात उस पर जानना चाहूँगी जिस पर रालसा का पूरा फोकस है, निशुल्क कानूनी सहायता या फ्री लीगल एड जिसको हम कहें। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है और इसके लिए कौन व्यक्ति पात्र होगा जो निशुल्क कानूनी सहायता ले सकता है, और रालसा किस तरह से प्रदान करता है? दैट्स वेरी राइट मैम। अधिनियम के अंदर ही ये जो है व्यवस्था दी गई है, सेक्शन 12 के अंदर। इसमें क्रमोत्तर वृद्धि भी की गई। सेक्शन 12 में उन्होंने कहा कि अगर कोई महिला हैं, बच्चे हैं, SC ST वर्ग के व्यक्ति हैं, जेल में निरुद्ध व्यक्ति हैं, कोई ऐसा व्यक्ति जो टर्मिनली डिजीज से ग्रसित है जी, ऐसे सभी व्यक्ति, और बहुत से ट्रांसजेंडर्स को भी इंक्लूड किया गया, और या आर्थिक रूप से वो व्यक्ति जिनकी सालाना आय 3 लाख रुपए से कम है जी, वो किसी भी इस तरह के विधिक उपचार के लिए या विधिक जानकारी के लिए सीधे हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ जितने भी तालुका हैं, तालुका के ऊपर तालुका कमेटीज़ कॉन्स्टिट्यूट की गई हैं, डिस्ट्रिक्ट के ऊपर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस कमेटीज़ हैं, और राज्य स्तर पर रालसा है। कोई भी व्यक्ति जब हमारे पास आता है और इन पर्टिकुलर जो परिभाषित क्षेत्र है इससे आता है, तो हम उसको त्वरित या तो पैनल लॉयर उपलब्ध कराते हैं। पैनल लॉयर नहीं है और उसको सिर्फ और सिर्फ कोई ऐसा सामान्य जानकारी चाहिए जो कि गवर्नमेंट सेक्टर की जानकारी है, तो उसको हम वहीं उस जानकारी को उपलब्ध कराते हैं, सरकार की संबंधित स्कीम से उसको अवगत कराते हैं, और आवश्यकता पड़ने पर उस संबंधित विभाग को लिखते हैं जी। तो हमारी एक PLC का रजिस्ट्रेशन का एक तरीका है, जैसे अभी आपने 1500 की बात की, पोर्टल पे जब भी कोई जाता है केंद्र से तो वो रिवर्ट हो जाती है कंसर्न SLSA को, राजस्थान में रालसा कंसर्निंग स्टेट है कंसर्न उस पर आ जाती है जी। जैसे ही वो हमारे पास आती है, हमें डायरेक्टिव्स हैं कि हम 24 घंटे के अंदर उसका उपचार प्रदान करें। तो हम संबंधित व्यक्ति को संपर्क करते हैं, हमारे DLSA सेक्रेटरी को संबंधित विभाग में भेजते हैं, और यदि व्यक्ति जेल में निरुद्ध है तो हमारे सेक्रेटरी महोदय जेल में जाकर उससे संपर्क करके उसको जो भी उसकी आवश्यकता है प्रदान। मतलब पूरी तरह से ये व्यवस्था उन लोगों के लिए है जो कि इस सेक्शन 12 में 1987 एक्ट के सेक्शन 12 में मेंशन है। दर्शकों के लिए एक बार फिर से जल्दी से हम रिपीट कर देते हैं, जिन जिन लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता मिल सकती है वो कैटेगरीज हैं, या तो SC या ST का कोई व्यक्ति हो सकता है, महिला और बच्चे जो हैं उनको तो निश्चित रूप से निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाएगी, और संविधान के अनुच्छेद 23 में जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जो शिकार लोग हैं उनको भी निःशुल्क कानूनी सहायता मुहैया कराई जाती है। और एक और कैटेगरी है मेंटल एबिलिटी, अगर किसी की कमज़ोर है या मानसिक रूप से कोई बीमार है तो उसके लिए भी निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान है। और दूसरा जो सर ने जानकारी दी कि हिरासत में कोई व्यक्ति लिया गया है तो उसे भी निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जा सकती है। और एक और कैटेगरी है जो फाइनेंशियली अगर कोई व्यक्ति कमज़ोर है, यानी 1 लाख
50,000 से अधिक जिसकी आय नहीं है वो व्यक्ति भी निःशुल्क कानूनी सहायता का हकदार है। सर, कार्यक्रम का समय हमारा समाप्त हो रहा है। हम जो पीड़ित प्रतिकर स्कीम है उसके कुछ प्रोविजंस हमारे दर्शकों के लिए आप बता पाएं कि क्या प्रोविजंस है, ताकि जो खासकर वुमेन एट्रोसिटी और जो बच्चों के सेक्सुअल असॉल्ट के मामले हैं उनमें देरी ना हो। मैम, पहले तो जो लास्ट आपका प्रश्न था उसमें एक छोटी सी करेक्शन मैं करना चाहूँगा। आर्थिक आधार 3 लाख तक कर दिया गया। पहले 1.5 लाख था, 2018 तक 3 लाख की आपकी आर्थिक स्थिति है तो आप कर सकते हैं। जी जी। और जहाँ तक आपने बात की पीड़ित प्रतिकर स्कीम की, पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2011 में राजस्थान सरकार द्वारा लाई गई थी। इसमें मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के जो अधिकार क्षेत्र के विषय हैं उसको छोड़कर तमाम ऐसे अपराध से ग्रसित व्यक्ति, जैसे बच्चे हैं हमारे यौन उत्पीड़न का शिकार हो गए, या महिला यौन उत्पीड़न का शिकार हो गए, या कोई ऐसा व्यक्ति जो SC ST वर्ग का है जिसके साथ अत्याचार हो गया, उसकी प्राथमिकी दर्ज होने के साथ ही वह व्यक्ति, उसकी सूचना हमारे DLSA केंद्र में आती है। DLSA चेयरमैन जो कि डिस्ट्रिक्ट जज रैंक के अधिकारी हैं, कलेक्टर साहब, SP साहब और हमारे सेक्रेटरी जो हैं DLSA, वो उसके एज ए सेक्रेटरी भूमिका अदा करते हैं। बार एसोसिएशन के पदाधिकारीगण उसमें शामिल रहते हैं, गवर्नमेंट प्लीडर शामिल रहते हैं। हम उसको तत्कालिक उसमें हर महीने डिस्कशन करके और 5 लाख रुपए तक की हमारी आर्थिक सहायता हम प्रदान करते हैं। जी, ये जानकारी हमारे दर्शकों को होनी चाहिए कि जिस भी कैटेगरीज जो दी गई हैं इसमें, उन कैटेगरीज में पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2011 के तहत जो भी कंपनसेशन बनता है उसके आप हकदार हैं, और अपने जो भी एडवोकेट हैं या जो भी लीगल एडवाइजर हैं, आपके जो काउंसिल हैं, उनसे आप संपर्क करके इस योजना की पूरी जानकारी ले सकते हैं। सर, कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। जाते जाते आपका मैसेज लेना चाहेंगे हमारी ऑडियंस के लिए, ताकि वो रालसा की तमाम स्कीम्स का मैक्सिमम बेनिफिट ले सके। कोई पोर्टल या हेल्पलाइन है तो उसकी भी हम जानकारी लेना चाहेंगे। रालसा जो है, नालसा का जो नंबर है 15100, इस पर आने वाले तमाम शिकायतों को हमारे यहाँ आने पर, अग्रेषित होने पर दर्ज करके उसका तुरंत निपटान करता है। इसके अतिरिक्त मेरा आप सभी से अनुरोध है, हमारे दर्शकों से, कि इस सूचना को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचाएँ कि कानून के अंतर्गत ये उनका अधिकार है कि सस्ता, सुलभ, त्वरित न्याय वो रालसा या DLSA के प्लेटफॉर्म से पा सकते हैं, जिसमें उनको 1 पैसे का खर्च भी व्यय करना नहीं पड़ता है। सारी सुविधा राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। राज्य सरकार मध्यस्थ को उपलब्ध कराता है, राज्य सरकार पैरालीगल वॉलंटियर्स जो हमारे पास हैं उनकी फीस मुहैया कराता है, और लीगल एड डिफेंस काउंसिल में बहुत अच्छी स्कीम है, जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति किसी फौजदारी कानून के अंदर वो एंटेंगल हो गया है तो उसकी पैरवी लीगल एड डिफेंस काउंसिल द्वारा मुफ्त की जाती है। और प्रत्येक ज़िले में चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल, डिप्टी लीगल एड डिफेंस काउंसिल, असिस्टेंट, ये पूरी हमारी टीम काम करती है। तो आप बात करें कि पिछले 5 वर्षों में रालसा का क्या योगदान रहा, अगर क्वांटिफाई करने की कोशिश करें तो हमने तकरीबन 5.5 लाख लोगों को मुफ्त विधिक उपचार प्रदान किया। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, और जनता इससे जुड़ने का पूरा प्रयास करेगी। तो हमारा सभी से अनुरोध रहेगा कि सबसे पहले तो मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर आपका कोई ऐसा विवाद जो कि न्यायालय में चल रहा है, या आप ऐसी संभावना रखते हैं कि पड़ोसी या किसी और से आपका विवाद आ सकता है, तो आप हमारे मध्यस्थता केंद्र में आए। हमारे 90 दिन की मीडिएशन फॉर द नेशन ड्राइव है, और हम मीडिएटर्स के माध्यम से तुरंत उपचार प्रदान करते हैं। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। एक बार हेल्पलाइन हमारे दर्शकों को जल्दी से बता देते हैं। हेल्पलाइन है 1500, ये टोल फ्री नंबर है, और यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर भी है 9928900900, और इसके अलावा वेबसाइट है rajasthan.ralsa.gov.in, और इसके अलावा रालसा की भी है और नालसा की भी सेम वेबसाइट है। आप जाकर वेबसाइट पर जाकर आप संपर्क कर सकते हैं। सर, आपने बहुत ही अहम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ रालसा से जुड़ी हुई आपने साझा की, आपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आज के कार्यक्रम में आपने जाना कि किस तरह से राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण संचालित होता है, किस तरह की योजनाएं हैं। भाई, तमाम व्यवस्थाएं मौजूद हैं, लेकिन आपको एक कदम आगे बढ़ाना है। आपको कानूनी साक्षरता के लिए थोड़ा सा जागरूक होना है, और कानून की बात के माध्यम से तो हर बार हम यही कहते हैं, कानून के जागरूक बनिए और दूसरों की भी मदद करिए। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।